हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विद एवी। आज हम कहाँ आए हैं ये बताने से पहले मैं चाहता हूँ आप गेस करें और मुझे बताएं कि हम दुनिया के किस देश में घूम रहे हैं। तो करिए गेस और बताइए मुझे जल्द से जल्द कि आखिर हम दुनिया के किस देश में घूम रहे हैं। कोरिया ना, थाईलैंड नो 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 नो, भूटान नो, कंबोडिया ना, जापान नहीं नहीं नहीं, चाइना नहीं यार, नहीं पहचान पाए। कोई नहीं, मैं बताता हूँ, ये है भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि बोध गया। दोस्तों, इस समय हम बोध गया में महाबोधि टेम्पल के दर्शन करने के लिए आए हैं। मेरे ठीक पीछे मेन गेट है। यहाँ पर टेम्पल में अंदर एंट्री लेने से पहले हमें अपने बैग, अपने मोबाइल कैमरा को सामने बने बैग काउंटर्स और मोबाइल काउंटर जो आपका है वहाँ पे डिपॉजिट करवाना होगा। किसी तरीके का लगेज, किसी तरीके का फ़ोन कैमरा आपका ले जाना अलाउड नहीं है। बस डिजी कैम और हैंडी कैम ही हम ले जा सकते हैं, जिसके लिए हमें ये 100 रुपीज़ की पर्ची कटवानी पड़ेगी। उसके बाद ही हम जो है वो अंदर अपना डिजी कैम ले जा सकते हैं। चलिए चलते हैं और अपना लगेज डिपॉजिट करवाते हैं। बोध गया को बुद्धिज़्म का फाउंडिंग प्लेस माना जाता है, तो उसका कारण ये महाबोधि टेम्पल ही है। 2 सिक्योरिटी चेक से गुजरने के बाद और लगेज रूम में डिपॉजिट करने के बाद हम पहुंचे इस अति सुंदर महाबोधि टेम्पल में। महाबोधि टेम्पल सुबह 5 बजे से ओपन होकर रात 9 बजे तक ओपन रहता है। ये है बोधि वृक्ष। इसी वृक्ष के नीचे बैठकर राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो भगवान बुद्ध बने। हालांकि माना जाता है यहाँ मौजूद असली बोधि वृक्ष को सम्राट अशोक की पत्नी द्वारा कटवा दिया गया था। इस मंदिर की लंबाई लगभग 180 फीट है और प्रथमतः इसका निर्माण 2300 साल पहले किया गया था। महाबोधि का अर्थ होता है ग्रेट नॉलेज, यानी कि महाज्ञान। मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध की एक बहुत खूबसूरत सी प्रतिमा स्थापित है। ये बौद्ध धर्म के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है, जिसके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं। महाबोधि टेम्पल के बारे में विस्तारपूर्ण जानकारी हम आपको अपने अगले एपिसोड में देंगे। और अब हम यहाँ से चलते हैं लगभग 7 किलोमीटर दूर रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू को देखने के लिए। रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू तक जाने के लिए हमने एक इलेक्ट्रिक रिक्शा किया, जिसके लिए 150 रुपीज़ दिए। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं भारत का पहला और सबसे बड़ा रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू, जिसे स्लीपिंग बुद्धा स्टैचू भी कहा जाता है। ये पोजीशन बुद्धिज़्म में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धा ने अपने जीवन के जो अंतिम क्षण थे मोक्ष प्राप्त करने से पहले, उसे इसी पोजीशन में बिताया था। इसीलिए ये स्लीपिंग बुद्धा पोजीशन एक बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन मानी जाती है बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई। तो आइए स्टैचू को घूमते हैं और इसके बारे में और जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। रिक्लाइनिंग स्टैचू के पैर देख सकते हैं और कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनके पैर पे इसी तरीके से सारे नक्षत्र बने हुए थे। इससे ये संबोधित करने की कोशिश की गई है कि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तभी ये आकाशवाणी मान ली गई थी कि भगवान बुद्ध जो राजकुमार सिद्धार्थ थे वो आगे चल के भगवान बनेंगे और इस दुनिया को मोक्ष का राह दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। इस स्टैचू का निर्माण बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा किया गया है।
ये 100 फीट लॉन्ग और 30 फीट हाई है। ये अभी दिसंबर 2023 में ही ओपन हुई है और बोध गया के सबसे न्यूएस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। इस स्टैचू का निर्माण कोलकाता के मूर्तिकारों द्वारा किया गया और इसका कंस्ट्रक्शन 2019 में शुरू हो गया था और 2023 में कंप्लीट हुआ। इस स्लीपिंग बुद्धा स्टैचू के नीचे ही मौजूद है यहाँ की मोनेस्ट्री, जहाँ पर प्रेयर्स ऑफर की जा सकती हैं। रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू के दर्शन करने के बाद हम यहाँ से बढ़कर गए एक और न्यूएस्ट अट्रैक्शन को देखने, जिसका नाम है तारा देवी टेम्पल, जो यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तारा देवी टेम्पल का निर्माण अभी 2019 में पूरा हुआ है। मेरे समय पीछे आप जो मंदिर देख रहे हैं, इसका नाम है तारा देवी मंदिर। एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है आपका। ये हमें स्पेशली रिकमेंड किया गया है कि आप इस मंदिर को जो है वो ज़रूर देखें, और यहाँ पर आकर हमें लग रहा है वो रिकमेंडेशन बिल्कुल जो है वो सही थी। एकदम खूबसूरती का एक नमूना। आइए इस मंदिर को आगे तक निहारते हैं, ऊपर चलकर देखते हैं। इस टेम्पल के विजिटिंग आवर्स सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक हैं। ये एक 3 फ्लोर टेम्पल है, जिसके सबसे निचले तल पर भगवान बुद्ध की एक बड़ी सी स्टैचू है जो बहुत सुंदर है, और उसके साथ ही यहाँ हिज होलीनेस दलाई लामा की भी पिक्चर्स लगाई गई हैं। ये मंदिर असल में दार्जिलिंग का एक मंदिर है, जिसमें लामा लोग गर्मियों के टाइम पे दार्जिलिंग चले जाते हैं और सर्दियों के टाइम पे वो यहाँ बोध गया आके मेडिटेशन करते हैं। इस वक्त यहाँ 4 से 5 लामा लोग मौजूद हैं, और यहाँ के जो मुख्य लामा हैं वो इस वक्त दार्जिलिंग या लद्दाख में जाके प्रे करते हैं, तो उन्हीं के साथ बाकी लामास भी वहीं चले जाते हैं। इस मंदिर की डेकोरेशन बहुत खूबसूरत है। छत से लेकर दीवारों तक हर जगह बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं और बहुत सुंदर डेकोरेशन की गई है, जो अपने आप में देखते ही बहुत सुंदर लगती है। आइए अब टेम्पल के फर्स्ट फ्लोर में चलते हैं और फिर धीरे धीरे करके सेकंड एंड थर्ड फ्लोर तक चलते हैं, जहां माता तारा देवी की बहुत बड़ी स्टैचू बनाई गई है। टेम्पल के ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स टेम्पल के अंदर से ही बनी हुई हैं, जिसमें चलकर आप ऊपर जा सकते हैं। और जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर आपको बहुत खूबसूरत वाइट मार्बल से बनी हुई स्टैचूज देखने को मिलती हैं, जो बहुत सुंदर हैं। टेम्पल के तीनों फ्लोर्स का डिजाइन ऑलमोस्ट एक जैसा है। तीनों फ्लोर्स पे आपको इसी तरीके की वाइट मार्बल की बनी हुई ये सुंदर सुंदर स्टैचूज देखने को मिलती हैं। हर फ्लोर का डिज़ाइन लगभग एक जैसा है और हर फ्लोर पे एक प्रेयर हॉल है, जिसके अंदर जाकर आप बुद्धिज्म से जुड़ी हुई चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ के दूसरे और तीसरे फ्लोर से आप बोध गया का नज़ारा देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ऊंचाई से शहर कैसा दिखता है और कितनी खूबसूरती है इस मंदिर की और आसपास के शहर की, उसको भी निहारा जा सकता है। और ये है थर्ड फ्लोर पे मौजूद माँ तारा देवी की स्टैचू, जो बहुत विशाल है और खुले आसमान के नीचे बहुत सुंदर लगती है। इस मंदिर के बारे में अभी बेहद कम लोग जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर टूरिस्ट भी काफ़ी कम आता है। हमें भी हमारे ई रिक्शा वाले ने इस मंदिर को रिकमेंड किया और काफ़ी कहने के बाद हम इस मंदिर को आने के लिए रेडी हुए, और अब लगता है कि भाई ये रिकमेंडेशन बिल्कुल सही था और वाकई में इस मंदिर को देखकर हमें अच्छा लगा।
इस मंदिर को घूमने के बाद अब हम बोधगया में एक और नए बने मंदिर मेटा बुद्धराम टेम्पल की ओर चल पड़े, जो यहाँ से लगभग 5 मिनट की दूरी पर है। मेटा बुद्धराम टेम्पल एक थाई टेम्पल है। ये एक थाई आर्किटेक्ट में बना हुआ टेम्पल है जिसका निर्माण स्टेनलेस स्टील और ग्लास के छोटे छोटे टुकड़ों से किया गया है। टेम्पल के ठीक सामने व्हाइट मार्बल से तैयार की गई बुद्धा की एक बहुत खूबसूरत स्टैचू है। ये टेम्पल थाईलैंड के मंदिरों जैसा बनाया गया है। इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन भी अभी कुछ साल पहले ही कंप्लीट हुआ है। टेम्पल के ठीक नीचे एक मेडिटेशन हॉल है जो डिवोटीज को मेडिटेशन करने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट देता है, और ये मेडिटेशन हॉल पूरी तरह से मार्बल का बना है। इस टेम्पल की एक और खास बात यह है कि यहाँ बनी हुई स्कल्पचर्स एंड स्टैचू सब हैंडमेड है, जिसे क्ले और व्हाइट सीमेंट से मिलकर तैयार किया गया है। ये टेम्पल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ओपन रहता है और हफ्ते के 7 दिन ओपन रहता है। तो आइए अब इस खूबसूरत टेम्पल को देखने के बाद बोधगया की एक और सबसे इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन, एक और सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट को देखने चलते हैं, जो है बिग बुद्धा स्टैचू, जो यहाँ से लगभग 15 मिनट की दूरी पर है। बिग बुद्धा स्टैचू बोधगया के टॉप 3 अट्रैक्शंस में से एक है। ये एक 80 फीट टॉल स्टैचू है। इस स्टैचू में भगवान बुद्ध को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। इस स्टैचू को तैयार करने के लिए फाउंडेशन स्टोन 1989 में डाला गया था। इस समय हम हैं भगवान बुद्धा के सबसे बड़े स्टैचूज में से एक बिग बुद्धा स्टैचू के पास, जो कि 80 फीट टॉल है। चलिए इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। इस मूर्ति का निर्माण सैंडस्टोन ब्लॉक्स और रेड ग्रेनाइट को मिक्स करके किया गया है, और अगर आप पास से देखेंगे तो आपको दिखेगा किस प्रकार से ब्लॉक्स को जोड़ जोड़कर ये मूर्ति तैयार की गई है। यहाँ भगवान बुद्ध के शुरुआती 10 डेसिपल्स यानी स्टूडेंट्स के स्टैचू भी बनाए गए हैं, जिसमें आनंद उनके सबसे प्रिय डेसिपल उनका स्टैचू भी मौजूद है। बिग बुद्धा स्टैचू के आसपास कई और टूरिस्ट स्पॉट्स भी मौजूद हैं, जैसे कि कर्मा टेम्पल, जापानीज टेम्पल। तो इस स्टैचू को देखने के बाद आप आसपास पैदल चलकर ही कई सारे और ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स को भी देख सकते हैं। बिग बुद्धा स्टैचू के सामने ही मार्केट है। इस मार्केट में खाने पीने की कई चीज़ें मिल जाएंगी और साथ ही कई सारे आर्टिफैक्ट्स या शोपीसेस मिल जाएंगे। इसके साथ ही है जापानीज टेम्पल, जहाँ काफ़ी भीड़भाड़ रहती है। ये एक प्रसिद्ध मॉनेस्ट्री है। जापानीज टेम्पल के साथ ही है कर्मा टेम्पल। कर्मा टेम्पल भी एक फेमस टेम्पल है। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़भाड़ रहती है। मंदिर का आर्किटेक्ट काफ़ी सुंदर है और लोग इसी चीज़ को देखने यहाँ पर आते हैं। मंदिर के अंदर भी भगवान बुद्ध की काफ़ी सुंदर मूर्तियाँ स्थापित हैं। बोधगया की ज़्यादातर मोनेस्ट्री सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहती हैं, बस दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक बंद होती हैं। कर्मा टेम्पल विजिट करने के बाद अब हम पहुंचे इंडोसान निप्पॉन्जी जापानीज टेम्पल। ये टेम्पल मॉर्निंग 5 AM से दोपहर 12 बजे तक ओपन रहता है। बोधगया के ज़्यादातर मोनेस्ट्रीज 12 बजे से 2 बजे तक बंद रहते हैं, तो जब भी आप यहाँ आए इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। ये जापानीज टेम्पल जापानीज डिज़ाइन या जापानीज आर्किटेक्ट का ही एक जीता जागता नमूना है। ये टेम्पल बोधगया के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। जब भी आप बोधगया आएँ तो इस जापानीज टेम्पल को देखने, इस मोनेस्ट्री को देखने ज़रूर आएँ। इंडोसान निप्पॉन्जी जापानीज टेम्पल के साथ ही है रॉयल भूटानीज टेम्पल। इसे रॉयल भूटानीज टेम्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर का निर्माण
भूटान के रॉयल फैमिली ने करवाया था या वहाँ के किंग ने करवाया था। इस टेम्पल के अंदर भगवान बुद्ध की 7 फीट की एक बड़ी सी मूर्ति है और यहाँ की दीवारों पर क्ले कार्विंग्स के जरिए भगवान बुद्ध के जीवन के कई सारी कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। इस रॉयल भूटानीज टेम्पल के दर्शन करने के बाद अब हम बोध गया की सबसे सुंदर मोनेस्ट्री या सबसे सुंदर बुद्धिस्ट टेम्पल के दर्शन करने चल रहे हैं, जिसका नाम है वाट थाई टेम्पल। ये टेम्पल महाबोधि टेम्पल से सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर है और बोध गया के बस स्टैंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन 1956 में पूरी हुई थी। इसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की रिक्वेस्ट पर थाईलैंड की सरकार ने पूरा किया था। तो दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं बोध गया की सबसे सुंदर मोनेस्ट्री, जो कि है थाई मोनेस्ट्री। ये टेम्पल इंडिया और थाईलैंड की मजबूत फ्रेंडशिप को शो करने के लिए बनाया गया था और साथ ही बुद्धिज्म का प्रचार कर दोनों देशों में बुद्धिज्म के भक्तों को एक नया टेम्पल देने के पर्पज से बनाया गया था। इस टेम्पल के अंदर एक बड़ा सा मेडिटेशन हॉल भी है, जहां मॉर्निंग एंड इवनिंग में मेडिटेशन क्लासेस दी जाती हैं और हर साल जनवरी के महीने में यहाँ एक बड़े लेवल पे क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें दुनिया भर से डिवोटीज आते हैं और इन क्लासेस को अटेंड करके मेडिटेशन एंड योगा सीखते हैं। बोध गया में अनेक मोनेस्ट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश मोनेस्ट्री, चाइनीज मोनेस्ट्री, ताइवानीज मोनेस्ट्रीज। ये मोनेस्ट्रीज ना केवल डिवोटीज को मेडिटेशन करना सिखाती है, बल्कि यहाँ पर आप एक तरीके से बुद्धिज्म के इतिहास को समझ सकते हैं। इन मोनेस्ट्रीज के ज़रिए आप जान सकते हैं कि बुद्ध के जीवन के अलग अलग कहानियों को। यहाँ पर इन चीज़ों को सीखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। वो यहाँ स्टूडेंट की तरह रहते हैं और यहाँ पर बुद्ध के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये है चाइनीज टेम्पल। इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन 1946 में चाइना से आए बुद्धिस्ट मॉन्क्स द्वारा की गई थी। इस टेम्पल की खासियत ये है कि इसमें मौजूद बुद्ध की मूर्ति लगभग 200 साल पुरानी है, जिसे स्पेशली मॉन्क्स द्वारा चाइना से लेकर इंडिया आया गया और फिर इस मंदिर में उसे स्थापित किया गया। 1997 में इस मंदिर का रेनोवेशन हुआ और इसे दोबारा से तैयार किया गया। अब हम आ गए हैं जया श्री महाबोधि विहारा। ये एक श्रीलंकन टेम्पल है, जिस टेम्पल में श्रीलंका के अनुराधापुरम से महाबोधि वृक्ष को लेकर आया गया था और यहाँ उसे उगाया गया था। असली महाबोधि वृक्ष को तो सम्राट अशोक की वाइफ द्वारा कटवा दिया गया था, क्योंकि वो एक एंटी बुद्धिस्ट थी। इसके बाद श्रीलंका के अनुराधापुरम से बोधि वृक्ष की कुछ जड़ें लाई गईं और उन जड़ों को यहाँ पर उगाया गया, जिसके बाद ये बोधि वृक्ष यहाँ पर उग पाया, जिसको आज हम पूजते हैं। बोध गया की लगभग सभी इंपॉर्टेंट स्तूपास और मोनेस्ट्रीज को देखने के बाद अब हम आ गए बोध गया की मार्केट में। यहाँ बुद्धिज्म से जुड़ी हुई चीजें और साथ साथ कई सारे आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। आप इन्हें चाहें तो खरीद सकते हैं, क्योंकि इनके प्राइस काफी सस्ते हैं। ये मार्केट महाबोधि टेम्पल और जया श्री महाबोधि विहारा के ठीक सामने लगती है और ये लगभग 1 किलोमीटर तक फैली लंबी मार्केट है। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया था बोध गया से बाहर निकलने का। यहाँ से लगभग 10 रुपए देकर हम बोध गया के मेन स्टैंड तक पहुंचे और वहां से बस लेकर हम वापस गया सिटी आ गए। दोस्तों, अब आपसे अलविदा कहने का वक्त आ गया है और हम भी गया को अलविदा कहकर अब राजगीर की तरफ निकल रहे हैं। जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे हमारे अन्य एपिसोड में,
जिसमें हम आपको दिखाएंगे राजगीर की यात्रा और राजगीर के साथ साथ नालंदा और जैन धर्मस्थली पावापुरी की यात्रा में। इस वक्त हम बिहार के फेमस वीडियो कोच बस में बैठे हैं, जिसमें काफ़ी भीड़भाड़ है, पर उसके साथ साथ इसमें खास बात ये होती है कि यहाँ पर एक टीवी लगा होता है जिसमें कि पुराने 1980s और 1990s की फिल्में चलती है, इसीलिए इसे वीडियो कोच कहते हैं। तो दोस्तों, हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।